हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। ये वीडियो जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। यदि आप क्लास 12th बायोलॉजी में, जी हाँ किसमें, बायोलॉजी में 70 में 70 लाने का सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल जी हाँ सही, आप वीडियो सही चैनल पे आए हैं। इसीलिए आप लोग को चैनल को क्या करना कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों सब्सक्राइब करना है इसका रीज़न भी मैं आगे बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना है। आज का वीडियो लाइक टारगेट 1000 है। अब 1000 वीडियो लाइक टारगेट क्यों है, आखिरकार क्यों अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब लाइक शेयर क्यों करेंगे? क्योंकि इस वीडियो का जो नोट्स है और क्या है आपका जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा एसकेएम स्टडी। टेलीग्राम चैनल क्या है, एसकेएम स्टडी पर मैं भेज दूंगा। और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, तो जाके एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन हो जाएं। क्योंकि अपने टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे 33,000 बच्चे, जी हाँ फर्स्ट टाइम इन यूपी बोर्ड 33,000 बच्चे फ्री में नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं हर एक क्लासेस की। तो अब आपकी बारी है और आप लोग जाइए फ्री में नोट्स डाउनलोड कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम एसकेएम स्टडी सी, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम है हमारा, वहाँ पे फ्री में नोट्स पीडीएफ मिलते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो हैंड रिटन नोट्स मांगते हैं ना और पढ़ भी सकते हैं, ये चीज़ कहाँ पढ़ सकते हैं, मॉडल पेपर वो पढ़ सकते हैं एसकेएम स्टडी क्लासेस, एसकेएम स्टडी क्लासेस.com पर, www.skmstudyclasses.com पर गूगल सर्च करें। गूगल पे आपको क्या सर्च करना है, skmstudyclasses.com, skm स्टडी क्लासेस CLASSES क्लासेस.com। यदि आप गूगल पर केवल एसकेएम स्टडी सर्च करेंगे तब भी हमारी वेबसाइट खुल जाएगी एसकेएम स्टडी क्लासेस, और जाके आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे एसकेएम स्टडी नोट्स पीडीएफ, तो हमारा वेबसाइट आएगा एसकेएम स्टडी क्लासेस, और जाके वहाँ से आप नोट्स पीडीएफ सारे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इन सारी चीज़ों को आपको फ्री में दे रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना है। चलिए देखते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में कक्षा 12वीं जो जीव विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग अति लघुत्तरी और ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो देखेंगे। साथ ही साथ आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जी हाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। और ये सब ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि आपके पिछले साल, यानी कि पिछले साल का आपका पेपर है वहाँ से मैं प्रश्न बना रहा हूँ, और जो आपके हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं वही सब सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, बहुविकल्पी से शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे, बहुविकल्पी से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बहुविकल्पी शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाएंगे। कितने आपके 5 यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाएंगे आपको, और प्रत्येक बहुविकल्पी आपका 1 अंक आएगा, तो टोटल आपका 5 नंबर यहाँ पे आपका मिलने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? मेंडल के कितने नियम थे? मेंडल के प्रमुख कितने नियम थे? 3 नियम थे। याद रखना, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेंडल के कितने नियम थे। मेंडल के प्रमुख 3 नियम थे। पहला क्या था, प्रभाविता का नियम। क्या था, प्रभाविता का नियम। जो मेंडल के 3 नियम थे प्रमुख, कौन कौन से, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और तीसरा नियम क्या था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। इसको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, छाप देना है। धीरे धीरे आपका एक्सरे करूंगा, जी हाँ हर एक प्रश्न का एक्सरे सीरीज भी लेके आऊँगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं कराऊंगा, और वो भी आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। टेंशन ना लीजिए, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और बता दीजिए कि अब आ गया है एसकेएम स्टडी सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ाने के लिए और 70 में 70 की तैयारी के लिए। तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? उद्यान मटर था, मीठी मटर, स्वान पुष्प या फिर
गुल अब्बास। तो जो मिंडल का प्रायोगिक पौधा था वो उद्यान मटर का था। कौन सा था? उद्यान मटर का प्रायोगिक पौधा था मिंडल का। अगला यहाँ पे प्रश्न है जो कि 2021 आपके जीआई पेपर सेट में पूछा गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट वाला है। क्या है? नर पक्षी होता है, नर पक्षी होता है समयुग्म की, विषम युग्म की, या फिर समयुग्म की विषम युग्म की दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक चीज याद रखना, जो नर पक्षी होता है क्या होता है? नर पक्षी होता है वो सदैव व सदैव क्या होता है? समयुग्मकी होता है, समयुग्मकी होता है। समयुग्मकी का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान, यानी कि जो भी रहेगा उसमें समान समान में बटे रहेंगे। तो आपका जो नर पक्षी होता है क्या होता है? समयुग्मकी होता है। यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन अलग से मिलेंगे, विषम युग्म की, समयुग्म की, विषम युग्म की दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके ये तीनों क्या हैं? आपके गलत आंसर हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला वाला समयुग्म की, यानी कि नर पक्षी क्या होता है? हमेशा और हमेशा समयुग्म की होता है, और ये आप लोग याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जो पिता कहा जाता है किसको कहा जाता है? और ये देख सकते हैं सन 2019, सन 2017 में बना हुआ प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। एक बात और बता दीजिए, मैं आपको पहले ही पूछ रहा हूं कि बहुभ्रूणता कब खोजी गई थी? आपसे यहीं पे देखिए, मैं इसलिए यहाँ पे प्रश्न लेके आऊँ। देखिए यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न और चौथा वाला प्रश्न एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए, और पिछले साल ये पेपर में बना हुआ प्रश्न है। जगदीश चंद्र बसु, क्या यहाँ पे जगदीश चंद्र बोस, या डॉक्टर हरिभो गोविंद खुराना, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, या डॉक्टर बीरबल साहनी, या बस इतना ही है। तो भारतीय बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी ने क्या किया था? बहुभ्रूणता की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? बहुभ्रूणता की खोज किए थे। अगला यहाँ पे बहुभ्रूणता खोजी गई थी, बहुभ्रूणता खोजी गई थी। देखिए यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे बोलने में। भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को। याद रखना, मिस्टेक हो गया वहाँ पे, थोड़ा पढ़ने में गलत हो गया, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। भारतीय, याद कर लीजिए, भारतीय भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो जो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं वह है आपके प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी जी जो हैं वो भारतीय भ्रूण विज्ञान के क्या हैं? जनक हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान क्या है? जनक हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, बहुभ्रूणता खोजी गई थी, ये सन 2017 में आपके पेपर में बना हुआ प्रश्न है। बहुभ्रूणता कब खोजी गई थी आपका? इसको आपको कमेंट में करना है, कमेंट में करना है, कमेंट बॉक्स में डालिए कि कब खोजी गई थी, आपको सन बताना है, ठीक है ना? और किसने खोजा था इसको मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है, लुवेनहॉक द्वारा, विंकलर द्वारा, माहेश्वरी द्वारा, कूपर के द्वारा। तो बहुभ्रूणता जो खोजी गई थी वो लुवेनहॉक के द्वारा खोजी गई थी। बहुभ्रूणता किसके द्वारा खोजी गई थी? लुवेनहॉक के द्वारा बहुभ्रूणता खोजी गई थी। किसके द्वारा खोजी गई थी? बहुभ्रूणता की खोज लुवेनहॉक ने किया था। किस सन में किया था? आप लोग कमेंट करेंगे, राइट आंसर आपको कमेंट करना है, और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरीके से या फिर नहीं। कमेंट कर दीजिए। अगला यहाँ पे 5वां वाला प्रश्न है, काफ़ी आईएमपी वाला प्रश्न है, आईएमपी वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है यहाँ पे? तो वो है परिभ्रूण पोष यानी कि पेरिस्पर्म अवशेष है। परिभ्रूण पोष यानी कि पेरिस्पर्म किसका अवशेष है? पेरिस्पर्म किसका अवशेष है? आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको मेंशन करना है। तो पेरिस्पर्म जो है यानी कि परिभ्रूण पोष किसका अवशेष है? आपको राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। राइट आंसर किस में छापना है? कमेंट बॉक्स में छापना है। बाह्य अध्यावरण, अंतःध्यावरण, बीजांड द्वार या फिर बीजांडकाय।
तो राइट आंसर आप लोग मेंशन कीजिए जल्दी। बाह्य अध्यावरण का, अंतः अध्यावरण का, बीजांड द्वार का, बीजांड काय का। तो परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म किसका अवशेष है? तो जो पेरिस्पर्म अवशेष है वह बीजांड काय का है, याद रखना। यानी कि परिभ्रूणपोष इसी को कहते हैं पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म किसका अवशेष है? तो परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म जो है आपका बीजांड काय का है। किसका है? बीजांड काय का है। किसका है ये? बीजांड काय का है। और काफी आईएमपी वाला प्रश्न है, इसको लाड लो, तैयार कर लो। इसको लाड लो, क्या कर लो? तैयार कर लो। अब यहाँ पे हम आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न चालू करते हैं, और जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है वह आपका 1 अंक का आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी क्लास 12th बायोलॉजी में। क्लास 12th बायोलॉजी में आपका ये प्रश्न आता है, तो आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। 70 में 70 की गारंटी मैं आपका करवाऊंगा। आपको सबसे पहले पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोग पूरा वीडियो लेक्चर देखिए। वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप इसका नोट्स पढ़ लीजिए। कहाँ से पढ़ेंगे? हमारी वेबसाइट skmstudyclass.com से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं सीधा और सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से इसका नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए अथवा बहुभ्रूणता क्या है। देखिए अभी हम लोग ने बताया ना कि बहुभ्रूणता किसने खोजा था और भ्रूण विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो भ्रूण विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपको पंचानन माहेश्वरी को, और बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। इसको मैंने बताया। अब इन्होंने प्रश्न बनाया है कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर बहुभ्रूणता होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुभ्रूणता होती क्या है। तो एक बीज में एक से अधिक अथवा अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीज में या फिर एक फल में, एक बीज में या फिर एक फल में एक से अधिक भ्रूण का विकास होना, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का विकास होना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता कहलाता है। आप लोग संतरा खाए हैं? आप लोग संतरा खाए हैं? संतरा के अंदर देखेंगे तो क्या एक बीज के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? भ्रूण होते हैं। देखेंगे तो उसमें अंदर आप जब उसको खाते हैं तो जो आप लोग खाते हैं वो सब क्या हो? सब भ्रूण ही हैं। ढेर सारे होते हैं ना, तो वही क्या होते हैं आपके? बहुभ्रूणता होती। वही क्या होती है? बहुभ्रूणता होती है। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूणकोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका के संलयन के परिणाम स्वरूप होता है। उदाहरण के लिए पाइनस, संतरा बहुभ्रूणता के क्या हैं? उदाहरण हैं। अगला यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके पिछले साल बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है। केवल हम उसी को डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है आपको बोर्ड परीक्षा देने के लिए। चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है? सन 2018 में प्रश्न बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चाय की पत्तियों का किण्वन माइकोकोकस कैंडिडेंस, माइकोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा किया जाता है। इंग्लिश आप नोट कर सकते हैं, माइकोकोकस कैंडिडेंस, माइकोकोकस कैंडिडेंस यानी कि MICO, माइकोकोकस COCWS और कैंडिडेंस CANDIDANS। तो माइकोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा चाय की पत्तियों का किण्वन किया जाता है। तो चाय की पत्तियों का किण्वन किसके द्वारा किया जाता है? माइकोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा किया जाता है। तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे मैं 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। आपके 5 ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, 5 ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बता दिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 10 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मैं बताने वाला हूं। राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव का कृषि में क्या महत्व है? सन 2018 के पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है, और काफ़ी क्या है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु मटर कुल के पौधे की जड़
ग्रंथियों में पाया जाता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है जो कि मटर कुल के पौधों की जड़ ग्रंथियों में, यानी जो जड़ की ग्रंथियाँ होती है उसमें पाई जाती हैं। ये वातावरणीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर पौधों को प्रदान करता है। यह क्या करता है? जो नाइट्रोजन होता है उसको किस में बदलता है? नाइट्रोजन यौगिक में, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदलकर पौधों को कहीं ना कहीं तत्व के रूप में प्रदान करता है। फसल के पक जाने पर जड़ अंधिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, अर्थात यह जैव उर्वरक का कार्य करता है। जो राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव होता है, राइजोबियम नामक सूक्ष्मजीव होता है, यह उर्वरक का कार्य करता है। वो कैसे? क्योंकि राइजोबियम ही एक ऐसा होता है जो कि आपका पेड़ पौधे होते हैं, इनकी जड़ की अंधिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन होता है और उस नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि राइजोबियम सूक्ष्मजीव क्या करता है? नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करके फसल की उर्वरक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है, यानी कि मृदा की उर्वरता को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है? जब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करता है और यही नाइट्रोजन यौगिक बाद में मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। तो इसका काम कौन करता है? राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव करता है, जो कि कृषि के लिए काफ़ी क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जहाँ पे ना समझ आए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ पे ना समझ आए आप लोग को कमेंट कर देना है। अब देखिए चौथा प्रश्न भैया बार बार पूछा गया है, बार पूछा गया है। देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। मनुष्य में डाउन संरक्षण यानी कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है? इस संलक्षण के गुणसूत्रों की कुल संख्या लिखिए। अथवा में उन्होंने पूछा है, अथवा में उन्होंने क्या पूछा है? डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? इसके किस काय गुणसूत्र के जोड़ों में एक गुणसूत्र अधिक होता है? सन 2019 FU के पेपर सेट में यह प्रश्न पूछा गया था। अथवा में इन्होंने प्रश्न पूछा कि मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है? अथवा में डाउन सिंड्रोम क्या है? इस पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम की मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं? सन 2018 GN पेपर सेट में पूछा गया है। अथवा में इन्होंने प्रश्न पूछा है मंगोलियाई जड़ता क्या है और इसे किसने खोजा था? सन 2020 WI पेपर सेट में पूछा गया है। और ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट भैया, इसको तो रट लो, इसको तो रट लो और इसको पक्का कर लो, 100% पक्का कर लो। लिख के दे रहा है शिवम, आपका ये पेपर में जरूर आएगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिए भैया, ये छोड़ना नहीं है, इसको छाप देना है, जाके पेपर में छाप के आइएगा। तो डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी? जॉन लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम डाउन सिंड्रोम की खोज किए थे। डाउन सिंड्रोम की खोज कौन किए थे? डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडन डाउन ने सर्वप्रथम किया था। डाउन संरक्षण 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। अब बात समझिएगा, देखिएगा जो मनुष्य होता है, जो क्या होता है? मनुष्य होता है, इसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र, जोड़ों की बात कर रहे हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि जोड़ों पाए जाते हैं तो 23 दूनी कितना हो जाएगा? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 1 से 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो जो 21वीं जोड़ी होती है, 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, यानी 46 1 47, और इसी को क्या कहते हैं आप लोग? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। समझ में आ गया? इस संलक्षण में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है। यह ट्राइसोमी के कारण होती है। देखिए एक ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी मतलब होती है जब 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, 2 पहले से ही हैं, आपकी किसी जोड़ी में एक गुणसूत्र और हो गए, कितने हो गए? 3 हो गए, तो इसी को क्या कहते हैं आप लोग? ट्राइसोमी कहा जाता है। तो यह ट्राइसोमी कारण होता है। इसमें जो चेहरा होता है मंगोलो जैसा हो जाता है। मंगोल के लोग देखें, मंगोल है ना, तथा इनकी जीभ मोटी और आंखें तिरछी जैसी होती है। जो जीभ होती बहुत मोटी होगी और आंखें तिरछी जैसी होती है। तो ये सब गुणसूत्र में जो कमी या फिर वृद्धि के कारण होता है। 5वां यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? रक्त समूह ए वाली माता रक्त समूह ओ वाले पिता के बच्चे में
किस प्रकार का रक्त समूह संभव होगा? 2022 GQ पेपर में आया हुआ है। तो बच्चों में संभव O और A होंगे। कौन होंगे? O और A होंगे। अगला यहाँ पे ब्लड ग्रुप से प्रश्न बना है। क्या बना है देख सकते हैं। छठवां, रक्त समूह O वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह AB पुरुष के साथ होता है। इसको मैं डिटेल में बता दूंगा। उनके बच्चों में कौन से रक्त समूह होने की संभावना होगी? सन 2022 GP पेपर बना है तो रक्त समूह AB होंगी। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या है? समयुग्मनजी अलिल जोड़ा से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। 2022 पेपर बना हुआ है। जब दोनों अलिल समान हो तब इसे समयुग्मनजी अलिल जोड़ा कहते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है? ये समयुग्मजी अलिल जोड़ा कहलाएंगे। समयुग्मजी अलिल जोड़ा कहलाएंगे। क्लियर है ना। फिर यहाँ पे देखिए डाउन सिंड्रोम, वही दोबारा प्रश्न आया हुआ है 2022 में। क्या है यहाँ पे? डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हम लोग पूर्ववत जान गए हैं, यानी ऊपर देखे हैं। तो डाउन सिंड्रोम एन्यू प्लोइड ट्राइसोमी रोग है। यह 21वीं जोड़ी के अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति से होता है और इसे 21वीं ट्राइसोमी भी कहते हैं। 9वां प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? 7। कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? 7। अगला यहाँ पे है, यहाँ पे 10 होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 10 होगा यहाँ पे। टर्नल एवं क्लाइन फिल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो टर्नल में आपका 45 होता है, क्लाइन फिल्टर में आपका 47 होता है। 22 जोड़े प्लस 2 आपका यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे एक गुणसूत्र की कमी होती है टर्नल सिंड्रोम में और एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। कौन सा? यहाँ पे Y। ठीक है ना। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने प्रश्न को बताया, जो कि आपके क्लास 12th बायोलॉजी का है। अध्याय 1 से लेके 9 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने लिया। अभी बहुत सारी सीरीज आएगी। 70 में 70 की पक्का कराने की जो गारंटी है हम लिए हैं उसको पूरा करवाएंगे। बस आप लोगों को हमारे साथ मेहनत करना है और आपको जम के तैयारी करनी है अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की। अन्य बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूँ। NCERT के ही अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, इसलिए आप ये तैयार पूरा कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।